हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनटीयूसी नेट के जून 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। इस पर क्लिक करते के साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एनटीयूसी नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट से अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे डिटेलिंग में सॉल्व कर रहे हैं और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी। एंशिएंट की अलग, मिडिवल की अलग, मॉडर्न की अलग, है ना। तो यूनिट वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि है किसका, एनटीयूसी नेट जून 2012 का। तो आइए शुरू करते हैं एंशिएंट का पहला सवाल। पहला सवाल है, मेगास्थनीज की इंडिका परवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों में सुरक्षित थी। निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरणों में से किसका विवरण इंडिका से संबंधित नहीं है ना। यहाँ प्रश्न पूछा है किसका संबंधित नहीं है। तो यहाँ स्ट्रैबो जो है, स्ट्रैबो का संबंध जो है कि मेगास्थनीज से है। एरियन का संबंध मेगास्थनीज की इंडिका से है। प्लिनी का संबंध मेगास्थनीज की इंडिका से है। इन तीनों ने स्ट्रैबो, एरियन और प्लिनी ने अपनी अपने पुस्तकों में इंडिका के लेखों को अपने लेखों में संरक्षित किया है, उनकी कुछ बातों को अपने लेखों में लिखा है। जबकि टेसियस का संबंध जो है वह कि मेगास्थनीज की इंडिका से नहीं रखता है। तो यहाँ सवाल नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सूची 2 में उसकी शाखाएं दी गई। दिग निकाय का संबंध है महापरिनिब्बाण सूत्र से। ठीक है, दिग निकाय का संबंध किससे है, महापरिनिब्बाण सूत्र से। दूसरे हैं, अब बात करते हैं खुद्दुक निकाय। ठीक है, तो खुद्दुक निकाय का जो संबंध है वह है धम्मपद से। किससे है, धम्मपद से। उसके बाद विनय पिटक, विनय पिटक का संबंध है खंदक से। और अभिधम पिटक का संबंध है कथावस्तु से। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ हमें युग्म मिलाने हैं। ठीक है, और युग्म मिलाने के क्रम में ये भी देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लघु शिलालेख बहापुर से मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्तंभ लेख जो अशोक कालीन अभिलेख हैं, ये सब के सब अशोक कालीन ही अभिलेख है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गए। मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले क्लीन कर देता हूँ। तो लघु शिलालेख जो है ये बिल्कुल सही है। स्तंभ लेख ये भी रामपुरवा से मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। लघु स्तंभ लेख ये भी सांची से प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा गया कि सही नहीं है। तो शिलालेख जो है वह सारनाथ से नहीं मिले हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं कुल 8 स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं, 8 स्थलों से मिले हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेख टोटल 8 स्थलों से मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है वो टोटल कितने स्थलों से मिले, टोटल 8 स्थलों से मिले। कहाँ कहाँ से मिले भाई, तो पहले तो मिले शहबाजगढ़ी से, शहबाजगढ़ी। दूसरा मानसेहरा, मानसेहरा। तीसरा कलसी। ठीक है, उसके बाद गिरनार। ठीक है, उसके बाद धौली, फिर जौगढ़,
ठीक है। उसके बाद एरंगुडी, ठीक है, और सोपरा से, ठीक है। अंतिम कौन सा है? सोपरा, या कहीं कहीं सोपारा लिखा रहता है। तो इन 8 स्थलों से अशोक के जो है शिलालेख मिले हैं। तो इनमें कहीं भी सारनाथ का नाम नहीं आता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? ठीक है, तो इसमें क्रम सही लगाना है, ठीक है। तो ये जो है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का यहाँ सवाल पूछा गया है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता था कि ये सवाल किससे है? मौर्य काल का प्रशासन से पूछा जा रहा है, ठीक है। मौर्य काल के, यहाँ देखिए इसी के नीचे प्रशासन लिखा हुआ है। तो मौर्य काल के प्रशासन से पूछा जा रहा है। इसके अनुसार क्या होता था कि सबसे ऊपर स्थानीय होते थे। क्या होते थे? सबसे ऊपर स्थानीय होते थे, ठीक है। ये इनके प्रशासन का जो टॉप होता था। इसके अंतर्गत टोटल 800 गांव आते थे, ठीक है। इसके अंदर कितने आते थे? 800 गांव आते थे। उसके बाद द्रोणमुख होता था। कौन सा होता था? द्रोणमुख, द्रोणमुख, ठीक है। इसके अंतर्गत 400 गांव आते थे, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने गांव आते थे? 400 गांव आते थे। उसके बाद होता था कवर्तिक, 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 ठीक है। कवर्तिक के अंतर्गत 200 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 200। और उसके नीचे होते थे संग्रहण, संग्रहण। इसके अंतर्गत 10 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 10 गांव। और यही इनकी इकाइयाँ थी जो कि सीरियल वाइज थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्तिक और संग्रहण ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। इसलिए हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? हमें इनके अरेंजमेंट सही बताने हैं। तो इनके जो सही अरेंजमेंट्स हैं, सबसे पहले मेगास्थनीज हो जाएंगे, क्योंकि मेगास्थनीज जो है ये यूनानी राजदूत थे जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इनका नंबर हो जाता है 1 नंबर पर, ठीक है। दूसरे जो थे ये जो पुस्तक लिखे हैं द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये एक अज्ञात लेखक ने लिखा है। इसका नाम अभी तक नहीं पता है। तो ये 80 से 115 ईस्वी के बीच लिखा गया है ये पुस्तक, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे टॉलमी की ज्योग्राफी आती है, ठीक है। टॉलमी की ज्योग्राफी आती है। इसमें इसने क्या किया है? भारतीय बंदरगाहों और जो भी व्यापारिक वस्तुओं का विवरण होता था वह इसमें इसने मेंशन किया है। और चौथे नंबर पर जो है कॉस्मोस इंडिकोप्लेटस का वर्णन आता है, ठीक है। तो ये इनका सही क्रम हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन मिलान करने का है। तो आइए मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहला है अगादिक्लीज, ठीक है। तो अगादिक्लीज जो थे इनका संबंध है संकर्षण से, ठीक है। इनका संबंध किससे है? संकर्षण से, ठीक है। और भीम कटफिशेस इसने बहुत सारे सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो इनके सिक्कों पर शिव के, नंदी के, त्रिशूल के आदि चिन्हों का अंकन मिलता है। इसलिए भीम कटफिशेस का संबंध हो जाएगा शिव से, ठीक है। उसके बाद कनिष्क प्रथम ने अतश चलाया था, ठीक है। इनका संबंध अतश से है। और कटफिशेस एक का संबंध जो है वह बुध से है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संबंधी परिवर्ती साक्ष्य नहीं है? ठीक है, यहाँ नहीं है का सवाल इस साल लगता है बहुत पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि रामगुप्त से संबंधित परिवर्ती साक्ष्य कौन सा नहीं है। तो हर्ष चरित्र
पर शंकराचार्य की टीका, ये तो भाई रामगुप्त संबंधी परिवर्ती साक्ष्य है। अबुल हसन अली का मजमतुल तवारीख, ये भी रामगुप्त का परिवर्ती साक्ष्य है। अमोघवर्ष का संजान ताम्रपत्र, ये भी है ना। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर का मानसोल्लास। ठीक है, ये रामगुप्त संबंधी परिवर्ती साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, ये है कथन, है ना, कथन और निष्कर्ष। तो आइए पढ़ते हैं कथन निष्कर्ष में। उत्तर गुप्तकालीन कृषक मुख्य रूप से शूद्र वर्ण माने गए। हाँ, बिल्कुल सही है कि उत्तर गुप्तकालीन जो कृषक थे वह मुख्य रूप से शूद्र वर्ण माने गए हैं, क्योंकि गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वे कृषक थे, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह दोनों सही हो जाएगा, है ना। इसका दोनों उत्तर सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है। तो नाथ मुनि ने किया है नलियार दिव्य प्रबंधन में। किसमें किया है, नलियार दिव्य प्रबंधन में। इसमें जो है कि नाथ मुनि के अलवार कविताओं का संग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी, पहचानिए। तो रुद्रमा देवी जो थी वह काकतीय, वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। ठीक है, ये बेटी थी, ठीक है, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। ठीक है ना, रुद्रदेव महाराज का नाम क्या किया था, ग्रहण किया था। ठीक है, रुद्रदेव महाराज का नाम इन्होंने ग्रहण किया था। और इन्होंने कितने दिन तक शासन किया था, तो इन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने 35 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वारंगल में। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ये इनकी राजधानी थी। ठीक है, ये इनकी राजधानी थी। मैं मिटा के हिसाब से लिख देता हूँ, ये इनकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ भी हमें कूट का चयन करना है। यहाँ एक तरफ राजधानी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस शासक का नाम दिया गया है। तो किस शासक का संबंध किस राजधानी से है वह हमें मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ठीक है, तो एक तरफ तो जैसा है शासक का नाम है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो कीर्तिवर्मन का जो संबंध है वह संबंध उनका है वातापी से। किससे है, वातापी से। कीर्तिवर्मन का संबंध है वातापी से। सिंह विष्णु का संबंध है कांचीपुरम से। ठीक है, सिंह विष्णु के जो राजधानी थी वह कांचीपुरम थी। दंती वर्मन जो है इनकी राजधानी है मान्यखेत। क्या नाम है, मान्यखेत। और विजयालय की राजधानी है तंजौर। ठीक है, विजयालय की राजधानी है तंजौर। तो इसका जो सही कूट है वो हो जाएगा डी। इसका सही कूट कौन सा हो जाएगा, डी। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैं जो भी यहाँ डिटेलिंग करता हूँ या जो भी बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में से किसमें चित्रकला संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है। ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें जो है विष्णु धर्मित्तर पुराण में
चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय, स्वतंत्र चैप्टर दिया गया है, ठीक ना। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का तीसरा खंड, कौन सा खंड? तीसरा खंड, तीसरा खंड, ठीक है। तो इसके तीसरे खंड के अध्याय 35 से 43 में, है ना, 35 से, यानी कि चैप्टर कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, 35 से कितना, 43, इसमें चित्रकला से संबंधित वर्णन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? चित्रकला से संबंधित वर्णन, चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? ठीक है, तो जो चोल वंश का राजस्व अधिकारी की बात हो रही है तो वह था वरितपोतगक, ठीक है। तो वरितपोतगक जो थे वह राजस्व अधिकारी थे चोल वंश के। इस समय जो भूमि कर था चोल वंश का, चोल वंश के समय जो भूमि कर हुआ करते थे वह 1/3, कितने थे? 1/3, उपज का 1/3 भाग लिया करते थे, ठीक है। और इस समय काशू सोने के सिक्के होते थे। सोने के सिक्के का नाम क्या था? काशू, एक मिनट, काशू, काशू जो थे वो क्या थे? सोने के सिक्के थे, ठीक है। काशू क्या थे? सोने के सिक्के। और कैंटन एक जगह था, चोलकालीन बंदरगाह था। कैंटन क्या था? चोलकालीन बंदरगाह, चोलकाल का या चोलकालीन बंदरगाह, ठीक है, चोलकालीन बंदरगाह। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कौन सा सही नहीं है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग शिकार और खाद्य संग्रहण करते थे। हाँ बिल्कुल सही है, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग शिकार भी करते थे और खाद्य संग्रहण भी करते थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल के लोग शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करते थे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नव पाषाण काल के लोग खाद्य उत्पादन करते थे, जी ये भी बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण करते थे, ये गलत है ना। मध्य पाषाण काल में ऐसा नहीं होता था। मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्रहण के साथ शिकार नहीं, इस समय पशुपालन आ चुका था। क्या आ चुका था? पशुपालन। यानी मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालन प्लस क्या करते थे? खाद्य संग्रहण, ठीक है, खाद्य संग्रहण करते थे, खाद्य संग्रहण करते थे। और नवपाषाण काल में पशुपालन प्लस खाद्य उत्पादन करते थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं पूछा है। और नवपाषाण काल से ही क्या हुआ था? लोगों में स्थायी जीवन शुरू हो गया था, लोगों का स्थायी जीवन शुरू हो गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी मिलान करने के लिए दिया गया है। ये एक तरफ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मतलब जो भी खुदाई से प्राप्त पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं ये सब, और ये कहाँ से मिले हैं, ये उसके राज्य दिए हैं, ठीक है, ये इसके राज्य और देश दिए गए हैं। तो सरायखोला कहाँ है? सरायखोला जो है वह पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद तरखाना वाला डेरा कहाँ है? तो तरखाना वाला डेरा जो है वह राजस्थान में है, ठीक है। कुनाल या करनाल कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, ठीक है। ये है हमारा आज का नेक्स्ट और सबसे आखिरी सवाल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, प्रस्तर उपकरण बनाने की जो कार्यशाला है वह ईसमपुर से मिली है। ठीक है ना, ये कहाँ से मिली है? ये ईसमपुर से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ आज का सेशन का आखिरी सवाल समाप्त। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दें। थैंक यू, धन्यवाद।